हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में वी हैड जस्ट एंडेड डिस्कशन अबाउट जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट को हमने बहुत डिटेल में समझा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर ऐसे 200 कौन कौन सी कंसिडरेशंस ले डाउन करता है कि एंगेजमेंट पार्टनर और जो भी मेंबर्स हैं दूसरे एंगेजमेंट टीम के, उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए ऑडिट की प्लानिंग में। ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट होनी चाहिए, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन क्या हो ऑडिट का। उसके अलावा ऑडिट कमेंस करने से पहले जॉइंट ऑडिटर्स डिस्कस करें जॉइंट ऑडिट प्लान। उसे डेवलप करने के लिए जॉइंट ऑडिटर्स क्या क्या देखें कि कैसे डिवीजन होना है वर्क का, क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, वरना फिर जॉइंट ऑडिट बहुत हैफजर्ड वे में होता है। किसी भी बड़ी कंपनी का, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे असाइन होता है एक से ज्यादा सीए फर्म्स को, ठीक है, एक से ज्यादा ऑडिटर फर्म्स को, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हर एक जॉइंट ऑडिटर असेस करे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क क्या है, और अगर एक कोई असेसमेंट कर रहा है तो वो बाकियों को भी कम्युनिकेट करे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर तो हमें पता ही है, ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरह से होंगे, कितने टाइम में होंगे और कितना उनका स्कोप होगा, यानी कि ज्यादा वाइड होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स कि हमें प्रिसाइज वे में रखना है। वो सारे डिस्कशंस जॉइंट ऑडिटर्स को करने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसे एरियाज हैं वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर सिवियरली लाइबल, सिवियरली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली जो जो वर्क असाइन होता है जॉइंट ऑडिटर उन्हीं उन वर्क्स के लिए लाइबल होते हैं, बट कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, सिवियरली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो उन एरियाज की कुछ बात हुई थी कि जैसे जो काम सब में डिवाइड नहीं हो सकता है, the audit work which cannot be divided amongst the all, plus if any decision has been taken by the auditors अंडर अ कॉमन ऑडिट एरियाज, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें मिलके उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो जॉइंट ऑडिटर के नोटिस में आए हैं, और वो नोटिस में कौन लाया है, कोई एक जॉइंट ऑडिटर, और उनके बीच में कोई अग्रीमेंट है उन मैटर्स पे। फिर एग्जामिन करना कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे स्टैट्यूट्स को, प्रोविजंस को कंप्लाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, जो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे कंपनीज एक्ट में जैसे कंपनीज प्रिस्क्राइब करती है एज पर शेड्यूल 3, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करी थी ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स को आज हमें डिटेल में देखना था, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम कॉस्ट ऑडिट भी जरूर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स की बात करते हैं। देखिए, एज पर सेक्शन 128 सब सेक्शन 1, जो भी बुक्स एंड अकाउंट्स हैं कंपनी की, वो उसके रजिस्टर्ड प्लेस पे, रजिस्टर्ड एड्रेस पे रखी जाएंगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक्स एंड अकाउंट्स रखी जाएं, उसके अलावा जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए हर एक फाइनेंशियल ईयर के, और जो भी ब्रांच के अकाउंट्स हैं, ब्रांच के बुक्स हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में जो इफेक्ट हो रहे हैं ब्रांच में हो रहे हैं, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखे जाएंगे कंपनी के। उसके अलावा प्रिपरेशन होगी अकाउंट्स की, तो वो अक्रूवल बेसिस पे होगी, बुक्स अक्रूवल बेसिस पे बनेंगी एंड डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज स्पेसिफाई ये करी गई है कि जो भी बुक्स एंड अकाउंट्स हैं, रेलेवेंट पेपर्स हैं, उन्हें इंडिया में दूसरी प्लेस पे भी रखा जा सकता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करें। और अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है तो कंपनी 7 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को एक नोटिस फाइल करेगी कि उस दूसरी जगह का, उस पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस क्या है। समझ आई आप लोग को बात? बात ये है इसमें प्रॉपर जो स्टेटेड है वो ये है कि
वैसे तो रजिस्टर्ड प्लेस पे ही, रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस पे ही कंपनी के सारे बुक्स एंड अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, वाउचर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, प्लस ब्रांच के अकाउंट्स हो गए, वो रजिस्टर्ड प्लेस पे रखे जाएंगे. बट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड that the books and accounts should be kept at some other place in India, any other place, but it should be in India, then in that case, the company within 7 days will file a notice to the registrar. And what should be stated in the notice? Full address of that particular place. ठीक है, यही इसमें स्पेसिफाइड है. तो बुक्स एंड अकाउंट्स दूसरी जगह रखे जा सकते हैं, लेकिन कंपनी चाहे तो बुक्स एंड अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकती है. अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ब्रांच ऑफिसेस इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, तो माना जाएगा कि उन्होंने सब सेक्शन 1 की कंडीशन को फॉलो किया है. सब सेक्शन 1 यानी कि रजिस्टर्ड प्लेस पे ही बुक्स एंड अकाउंट्स रखी जाएंगी. If proper books and accounts relating to transactions affected at branch office are kept at that office, and proper summarized returns periodically are sent by branch office to the company at its registered office or the other place referred in subsection 1. तो इसमें बेसिकली लॉ क्या कहना चाह रहा है, पर्टिकुलरली ये सेक्शन कहना क्या चाह रहा है? देखिए, वैसे नॉर्मली क्या बोला जा रहा है? नॉर्मली ये बोला जा रहा है कि सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 के हिसाब से बुक्स एंड अकाउंट्स रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस पे रखी जाएं. बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कोई और बिजनेस प्लेस हो, इंडिया में ही हो, लेकिन तो कंपनी 7 डेज के अंदर अंदर आरओसी को, रजिस्ट्रार को एक नोटिस फाइल करेगी और उसमें वो ये मेंशन करेगी कि उस पर्टिकुलर बिजनेस प्लेस का क्या एड्रेस है जहां बुक्स एंड अकाउंट्स रखी जाएं. कंपनी चाहे तो बुक्स एंड अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी, ऑनलाइन मैनर में भी मेंटेन कर सकती है. अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस इंडिया में है या ब्रांच ऑफिस इंडिया के बाहर है, तो ये माना जाएगा कि सब सेक्शन 1 की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी कि जो भी अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है, और जो भी समराइज्ड रिटर्न्स हैं ब्रांच के, वो ब्रांच ऑफिस पीरियोडिकल बेसिस पे, अब टाइम नहीं मेंशन्ड है इसमें, टाइम वैसे भी क्यों मेंशन होगा कि पीरियोडिकली जैसे सेंड हो रहे हैं, ब्रांच ऑफिस सेंड करिए कंपनी को, तो इसमें ये डीम्ड है कि ब्रांच अपने जो भी डिसाइड होता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उस हिसाब से ब्रांच टाइमली मैनर में अपने रिटर्न्स कंपनी को सेंड करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे, अगर बुक्स एंड अकाउंट्स रजिस्टर्ड प्लेस पे मेंटेन हो रहे हैं, या फिर अगर बोर्ड डिसाइड करता है अदर प्लेस पे मेंटेन करने का, तो वहां पे ब्रांच पीरियोडिकली अपने रिटर्न सेंड करेगी. ठीक है, अब इसमें सब सेक्शन 8 की बात हो रही है, किसकी? सेक्शन 143 की. सब सेक्शन 8 जिसमें ड्यूटीज एंड पावर्स डिफाइंड थे कंपनीज ऑडिटर के, विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पैराग्राफ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, तो अब इस केस में अकाउंट्स ऑडिट कौन करेगा? यहाँ पे मेनली बात इसी पे हो रही है कि अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो अकाउंट्स उस ऑफिस के ऑडिट कौन करेगा? ईदर बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी अंडर दिस एक्ट और बाय एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. क्या आप लोग को ये समझ आया इसमें क्या लिखा हुआ है? कंपनी का अगर ब्रांच ऑफिस है तो उसके अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा? या तो कंपनी जो ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, यानी कि कंपनी का जो ऑडिटर है, सोल कंपनी, पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर है, वो ही ब्रांच के ऑडिट अकाउंट्स को ऑडिट करेगा एक्ट के अंडर, या फिर कोई भी अदर पर्सन जो कि अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड है, मतलब कि वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट ना करे और उसका अपॉइंटमेंट भी एक्ट के अंडर हुआ हो सेक्शन 139 के हिसाब से. ये तो रही अगर ब्रांच की बात कर रहे हैं हम कि ब्रांच का ऑडिट करेगा कौन. ठीक है, तो दोनों चीजें स्पेसिफाई कर दी हैं, या तो कंपनी का ऑडिटर ही करेगा या कोई भी पर्सन अपॉइंट हो रहा है लेकिन उसका अपॉइंटमेंट एज पर एक्ट होना चाहिए.
अगर ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड है इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जाम्पल मेन हेड ऑफिस इंडिया में मुंबई में है, बट उसका ब्रांच ऑफिस एक जो है वो लंदन में है, एक जो है वो फ्रांस में है, ठीक है, एक यूएसए लॉस एंजलिस यूएसए में है, तब फिर अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा? अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा? ईदर कंपनी ऑडिटर और बाय एन अकाउंटेंट or by any other person duly qualified to act as an auditor of the accounts of the branch in accordance with laws of that country, and duties and powers of company's auditor with reference to audit of branch and branch auditor shall be such as may be prescribed. देखिए इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड बात किस बारे में लिखी है? इस बारे में लिखी है कि अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांच ऑफिस लॉस एंजलिस में है यूएसए में, तो ऑडिट कौन करेगा? पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी का ऑडिटर ही ब्रांच का ऑडिट करे, जैसे कि जेनेरिक व्यू प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, ब्रांच का ऑडिट भी वही करे जो कंपनी का ऑडिट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा अकाउंटेंट या कोई भी पर्सन जो कि क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए। किसका ऑडिटर? ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स का, लेकिन वो क्वालिफाइड किस हिसाब से हो? उस कंट्री के लॉज के हिसाब से हो, यानी कि अगर यूएसए में ब्रांच है तो यूएसए के लॉज के हिसाब से ही वो ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट हो, और जो भी ड्यूटीज एंड पावर्स होंगी कंपनी ऑडिटर की ब्रांच के ऑडिट के रिस्पेक्ट में वो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, इफ एनी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो ड्यूटीज एंड पावर्स कंपनी ऑडिटर की जैसे कंपनी के ऑडिट में रहती हैं वही सेम ब्रांच के ऑडिट में रहेंगी, अगर कंपनी ऑडिटर ही ऑडिट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट नहीं हो रहा है उस कंट्री का, अगर कंपनी ऑडिटर ही ब्रांच को ऑडिट कर रहा है तो उसकी ड्यूटीज एंड पावर्स प्रिस्क्राइब्ड होंगी जैसे कि ऑलरेडी कंपनी में डिफाइंड है, लेकिन उसका जो भी होगा ना, बेसिकली वो ऑडिट जो भी कैरी आउट करेगा सब उस कंट्री के, उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ठीक है, भले ही अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है उसका क्योंकि वही कंपनी का ऑडिटर ही अपॉइंट हो रहा है ब्रांच के ऑडिट में, तो उसके जो भी वो स्टेप्स लेगा ऑडिट करते टाइम, प्रोसीजर्स कैरी आउट करेगा, तो वो सब उस कंट्री के लॉज को, कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उसके बाद ब्रांच ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाएगा जो भी उसने एग्जामिन किया है। मान लीजिए अगर ब्रांच ऑडिटर कंपनी ऑडिटर से डिफरेंट पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट होता है, तो वो पूरी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के वो सेंड करेगा कंपनी के ऑडिटर को जो कि डील करेगा उस रिपोर्ट से जैसे ही वो, जैसे अपने हिसाब से वो समझे, ठीक है, इन सच अ मैनर एज ही कंसिडर्स नेसेसरी, जिस हिसाब से वो सही समझे उस हिसाब से वो डील करेगा उस रिपोर्ट को। लेकिन अगर ब्रांच ऑडिटर अलग है ना तो वो अपनी रिपोर्ट जरूर भेजेगा कंपनी ऑडिटर को। सेम ही पर्सन है तो फिर रिपोर्ट की क्या जरूरत, क्योंकि वही पर्सन मेन कंपनी का ऑडिट कर रहा है, वही पर्सन ब्रांच का ऑडिट कर रहा है, तो एज एन वो वही सेम पर्सनैलिटी दोनों जगह वर्क कर रहा है। लेकिन अब ब्रांच ऑडिटर अलग है तो ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट, अपनी फाइंडिंग जरूर भेजेगा कंपनी ऑडिटर को, ठीक है। और इसके हिसाब से, इसके अलावा जो रूल 12 जो CAAR का कहता है वो ये कहता है कि ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कंपनी ऑडिटर को एंड रिपोर्ट भी करेगा फ्रॉड, ठीक है, एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर शैल आल्सो एक्सटेंड टू सच ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। कोई भी ब्रांच में उसे अगर फ्रॉड कहीं भी दिख रहा है, कहीं भी डिटेक्ट हो रहा है, कोई भी वर्किंग ऐसी है कंपनी की ब्रांच की जो कि उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्म करेगा कंपनी के ऑडिटर को। और यहाँ पे एक नया एसे जन्म लेता है, नया एसे बेसिकली जनरेट होता है, दैट इज एसे 600। क्यों? क्योंकि एसे 600 जो है, जिसका मेन मतलब है, जिसका मेन टाइटल है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, उसका रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा प्ले होता है।
SA 600 का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी का ऑडिटर अलग है, ब्रांच का ऑडिटर अलग है। तो कंपनी का ऑडिटर जो है वो ब्रांच के ऑडिटर का वर्क भी देख रहा है, उससे उसके अपने रिव्यूज भी ले रहा है उसकी फाइंडिंग्स पे, और फिर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट इशू कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के रिस्पेक्ट में, उसकी ब्रांचेस को कंसिडर करते हुए। तो यहाँ पे ऑडिटर दूसरे का काम यूज कर रहा है, दूसरे की हेल्प ले रहा है, इसलिए SA 600 यहाँ पे यूज होता है। अब क्योंकि यहाँ SA 600 का रेफरेंस दिया गया है तो हम इसे भी जरूर कवर करेंगे। SA 600 के हिसाब से देखिए क्या होता है, जैसे इसमें जो लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। When the accounts of branch are audited by a person other than company auditor, अगर कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई दूसरा पर्सन अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है तो उस केस में हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ऑडिटर का रोल क्या है और कंपनी ऑडिटर का रोल क्या है, यानी कि ब्रांच ऑडिटर का रोल क्या है, कंपनी ऑडिटर का रोल क्या है, ब्रांच के अकाउंट्स के ऑडिट के रिस्पेक्ट में एंड कंपनी के ऑडिट के रिस्पेक्ट में दोनों का क्या क्या रोल है, दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्योंकि एक कंपनी ऑडिटर जो है वो तो कंपनी का ऑडिट कर ही रहा है एज अ होल, जो ब्रांच के अलग अलग ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं उनका क्या रोल है, तो उनके बीच में एक रैपो होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन रहना चाहिए, तभी ही इफेक्टिव ऑडिट जो है वो हो पाएगा, वो अचीव हो पाएगा। और तभी ये SA 600 की नीड कह सकते हो, SA 600 की रिक्वायरमेंट अराइज हुई। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, it makes clear that in certain situations the statute governing the entity may confer a right on the principal auditor to visit a component and examine the books of accounts and other records of the said component if he thinks it necessary to do so. Where another auditor has been appointed for the component, principal auditor would normally be entitled to rely upon the work unless there are special circumstances to make it essential for him to visit the component or to examine the books of accounts. Further, it requires that principal auditor should perform procedures to obtain SAAE, इसको SAAE बोलते हैं short form, sufficient appropriate audit evidence that the work of other auditor is adequate for principal auditor's purposes in the context of specific assignment. देखिए, अब प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है वो तो अभी हम देख लेंगे, वो यहाँ पे डिफाइंड है, जितने ये ABC पॉइंट्स जितने भी आएंगे उसमें वो डिफाइंड है कि प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए। ठीक है, AB 2 पॉइंट्स हैं। उससे पहले ये समझते हैं, देखिए कंपनी का ऑडिट कर रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर, वो है मेन जो कंपनी का ऑडिट कर रहा है। अब यहाँ पे कंपोनेंट की बात हो रही है, कंपोनेंट रेफर्स टू ब्रांच, कंपोनेंट का ऑडिटर यानी कि ब्रांच का ऑडिटर। वैसे तो इस SA के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो ब्रांच ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर सकता है, अनलेस, अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि बहुत कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब प्रिंसिपल ऑडिटर को, जो मेन कंपनी का ऑडिटर है, उसे कंपोनेंट यानी कि ब्रांच विजिट करने की जरूरत पड़ जाती है। कोई बहुत बड़ा फ्रॉड इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रांच ऑडिटर ने उसकी थोड़ी सी इन्फो दी है कंपनी ऑडिटर को, और कंपनी ऑडिटर को ऐसा लगता है कि नहीं, बिना विजिट किए तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगा, तो अब उसे ब्रांच विजिट करनी ही पड़ेगी। और उस केस में वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा कि उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, क्लियर एंड कंप्लीट एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस मिले। ठीक है, तो उस केस में वो ब्रांच विजिट करेगा, जहां कोई स्पेशल नीड लगेगी उस वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा। कौन? प्रिंसिपल ऑडिटर। अगर जनरल बेसिस में देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर सकता है, उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो ब्रांच ऑडिट, ब्रांच अकाउंट्स को भी डीपली समझे, पूरा टाइम दे, क्योंकि उसे मेन कंपनी ऑडिट भी देखना है। और अगर ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो वो अपना वर्किंग करके रिपोर्ट्स, अपनी फाइंडिंग्स वो देगा ही देगा, किसे? प्रिंसिपल ऑडिटर को। लेकिन कुछ प्रोसीजर्स तब भी प्रिंसिपल ऑडिटर को परफॉर्म करने होते हैं, जैसे
ऑडिटर को एडवाइज करना, क्या एडवाइज करना? Advise the other auditor of the use that is to be made of the other auditor's work and report and make sufficient arrangements for coordination of their efforts at the planning stage. देखिए, प्रिंसिपल ऑडिटर उसे एडवाइज भी करेगा कि जो भी वो वर्किंग करे उस हिसाब से रिपोर्ट कैसे करनी है उसे, ठीक है, उसके बारे में एडवाइस करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर। कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखे ताकि प्लानिंग पे ही ऑडिट के टाइम पे दिक्कत ना आए। प्रिंसिपल ऑडिटर इन्फॉर्म करेगा उसे मैटर्स जो भी रिक्वायर्ड हैं ध्यान देने के लिए। कुछ अगर स्पेशल एरियाज हैं, मेजर एरियाज हैं जो उसने कंपनी के ऑडिट में ऑब्जर्व करे हैं, तो वो चीज वो ब्रांच ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करता रहेगा कि इन इन कंपोनेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना, इन ट्रांजैक्शंस पे ज्यादा नजर रखना, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है हमें और आपको भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, फिर उसे एडवाइज करना कि क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं इस कंपनी में और उस हिसाब से मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है कि उन्होंने कंप्लाई विद किया है कि नहीं। तो मेनली उसे उसका मेन काम प्रिंसिपल ऑडिटर का उसके वर्क को पे तो रिलाय करेगा ही, लेकिन रिलाय करने से पहले वो उसे एडवाइज भी करेगा कि आप अरेंजमेंट्स कैसे करें ऑडिट के टाइम पे, ताकि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों और स्पेशल एरियाज पे कॉशियस रहा जाए, ठीक है, उस हिसाब से फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट हों। तो प्रिंसिपल ऑडिटर जो है अदर ऑडिटर्स से डिस्कस करेगा, ब्रांच ऑडिटर्स से, कि क्या प्रोसीजर्स हों, रिव्यू करेगा जो भी समरी वो देंगे अपनी अपनी फाइंडिंग्स की, ठीक है, तो एक तरह का क्वेश्चनेयर चेकलिस्ट जो भी देंगे वो देंगे, उस हिसाब से प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच को विजिट करें ना करें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें एनटीई क्या रखना है ऑडिट प्रोसीजर्स का, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है ये भी। जैसे लास्ट में हम लोग जॉइंट ऑडिट पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड था, ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड है। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं आप खुद ही इमेजिन करोगे ना, जबकि हमें एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर अपने दूसरे ऑडिटर्स से कैसे कांटेक्ट में रहना है, कैसे कम्युनिकेशन रखना है, कैसे फॉलो अप लेना है, तो आपको खुद ही माइंड में जब आप इस पूरे ऐसे को पढ़ोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, मैं अलग से भी नहीं कह रही हूँ, अलग से तो हम कवर करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा, ठीक। अब इसके अलावा क्या बात लिखी है, इसके अलावा कॉस्ट ऑडिट पे आ जाते हैं। देखिए कॉस्ट ऑडिट भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कोई, ठीक है, मेन जो अब इस चैप्टर में हमारे बचा है वो कॉस्ट ऑडिट है एंड नॉन कंप्लाइंसेस की पनिशमेंट्स हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म है मेनली। तो देखिए कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट मेनली इसमें बात जो करी है वो प्रोसेस होता है जिसमें जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है ना, जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं, आर्टिकल बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना, किस तरह से वो कॉस्टिंग करती हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे क्या कॉस्टिंग रहती है पर आर्टिकल, ठीक है, उनका रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ कितना हो रहा है, कितना क्वांटिटी वाइज कैसे उसकी प्राइसिंग कैलकुलेट हो रही है, प्लस जो भी वर्क इन प्रोग्रेस बन रहा है, फिनिश्ड गुड्स बन रहा है तो उसकी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, अगर कोई बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है तो उसका वैल्यूएशन किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए कॉस्ट ऑडिट प्रोसेस यूज होता है और इसका जो सेक्शन है, रेलेवेंट सेक्शन है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वो सेक्शन है 148, ठीक है, सेक्शन 148 है कॉस्ट ऑडिट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी सर्टेन कंपनीज को कि इन्हें कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी है। जो कंपनीज गुड्स बनाती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जरूरी नहीं है कि गुड्स के ही रिस्पेक्ट में कॉस्ट ऑडिट हो, आप लोग सोचो सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। अब जैसे कितना मटेरियल यूज हो रहा है, लेबर यूज हो रहा है, सर्विसेज में कितने लोगों की एक्सपर्टीज, कितने लोगों का जैसे पोटेंशियल यूज हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हुई हैं कंपनीज
कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स में वो स्पेसिफाइड है। जैसे कंपनी रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स थे ना, वैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स हैं जहाँ पे क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड है जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना ज़रूरी है। यानी कि जो नॉर्मल बुक्स एंड अकाउंट्स हैं वो तो मेंटेन करना ज़रूरी ही है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग से उन्हें मेंटेन करना ज़रूरी है अगर उनमें कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। ठीक, अब इसके अलावा बात करते हैं इसमें कि कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी लिमिट स्पेसिफाइड है। ठीक, तो सबसे पहले रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 बोलता है वो क्लास ऑफ कंपनीज जो कि गुड्स के प्रोडक्शन में या सर्विसेज के प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं, जिनका टर्नओवर जो है अपने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21, तो 2019-20 हुआ इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें अगर उनका टर्नओवर कंपनीज का हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विस जो वो बनाती हैं उसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और इन कंपनीज में फॉरेन कंपनीज भी आ जाती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में जैसे फॉरेन कंपनीज भी वर्क करती हैं तो वो भी आ जाएंगी। ठीक, बट exclude a company classified as micro enterprise or small enterprise. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट में जो टर्नओवर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है, अब देखिए जो एमएसएमईज होती हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो इसमें एक्सक्लूडेड है, उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितनी भी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर, जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो बना रही हैं, तो उस हिसाब से उनका सबका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो वो सारी कंपनीज आएंगी प्लस फॉरेन कंपनी भी आएगी। फॉरेन कंपनी यानी कि वो बॉडी कॉरपोरेट जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है लेकिन अपनी बिजनेस एक्टिविटी कहाँ कर रही है? इंडिया में कर रही है, तो फॉरेन कंपनी भी इसमें एप्लीकेबल है। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो बात हो गई कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की। अब रूल 5 क्या कहता है कंपनीज का? एवरी कंपनी, जो भी कंपनी, जितने भी उसके यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो मेंटेन कर रही है तो उसे कहाँ मेंटेन करना होगा? फॉर्म CRA 1 में। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन करेंगी? फॉर्म CRA 1। तो यहाँ पे एक फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है CRA 1 और ये कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो रेगुलर बेसिस में मेंटेन होंगे। ठीक है, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोग ने पढ़ा होगा, मार्जिन कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जो निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं, तो सारे कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 में मेंटेन होंगे। अब कारो के हिसाब से जब हम लोग ने कारो पढ़ा था तो उसमें याद है आप लोगों को एक पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड हैं, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की हैं सेक्शन 148 में, उस हिसाब से वो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो एडिशनल रिपोर्टिंग जो है ना इसकी कारों में हो जाएगी। यानी कि दो तरफ से गवर्नमेंट जो है ना वो विजिलेंस की तरह एक्ट कर रही है। पहला, कारों में तो ऑडिटर से कह ही रही है रिपोर्टिंग करो, अलग से सेक्शन 148 में जब CRA 1 फॉर्म जो है उसमें स्पेसिफाई करना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में, तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट जो है विजिलेंट है। फिर कॉस्ट ऑडिट की बात आ रही है। अब देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट दोनों में फ़र्क है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो चलिए मेंटेन हो ही रहे हैं, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट, क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, क्या मार्जिन्स हैं, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, ऑपरेशंस के कॉस्ट क्या है, वो मेंटेन हो रहा है। लेकिन ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी किस किस कंपनी पे है उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है, फिर अपॉइंटमेंट कैसे हो कॉस्ट ऑडिटर का, रिमूवल कैसे हो,
कैजुअल वैकेंसी कैसे हो, रेम्यूनरेशन कैसा हो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद सबमिशन हो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो बचेगा नॉन कंप्लाइंस की पनिशमेंट, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, अब देखिए कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या, मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, लेकिन बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वो क्लास ऑफ कंपनीज जो रेगुलेटेड सेक्टर्स में स्पेसिफाइड है, उन्हें अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट कराना ज़रूरी है तब जब उनका एनुअल टर्नओवर कंपनी से जितने भी उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एकदम पिछला साल, एकदम लगा हुआ पिछला साल, यानी कि अभी जैसे 2020-21 चल रहा है तो 2019-20 में जो उनका एनुअल टर्नओवर होगा उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। एंड एग्रीगेट टर्नओवर जो होगा वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा। अब ये रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स कौन से होते हैं, कोई आइडिया है आपको कि रेगुलेटेड एंड, चलो अब इसमें ये तो मेंशन हो गया कि कॉस्ट ऑडिट होना ज़रूरी है, टर्नओवर की बात कर दी कि टोटल टर्नओवर इतना हो, फिर जिन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं उनका टर्नओवर इतना हो, तो दो कंडीशन स्पेसिफाई हो गई है ना। लेकिन रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर क्या होता है, अब इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। फिर कॉस्ट ऑडिटर पे बात करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगा। देखिए वो सब लगभग सेम है, जैसे नॉर्मल कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर का भी होता है, कुछ कुछ चेंजेस हैं वो हम देख लेंगे हम लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे जो पेज है सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से उस पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आपको सेशंस के लिए कांटेक्ट करना है तो मैं एक नंबर एनक्लोज कर देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ लिख कर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स पढ़ेंगे और कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।